जिसके वजह से आज बौद्ध धर्म में हम शरीक हुए और आज का दिन बहुत बड़ा है। कल भाई ने सबसे बड़ी बात, कल यमुना परिषद हुई। 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू बोल के जन्म लिया है, लेकिन हिंदू बोल के मैं मरूंगा नहीं, मैं कोई पर्याय धर्म लूंगा। और उन्होंने पर्याय धर्म लिया, बौद्ध। और इस भारत भूमि के लोगों के ऊपर बौद्ध धर्म लेकर बहुत बड़ा उपकार किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। यदि वो दूसरा धर्म लेते थे, दूसरे धर्म की दीक्षा, तो बड़ा ही कोहराम मच जाता। लेकिन बाबा साहब को पता था ये बौद्ध भूमि है, इस बौद्ध भूमि से ये धर्म हमने लेना चाहिए। और हमारे था, मैं जो भी कहूंगा पूरे भारतवर्ष में नेता, हमारा राष्ट्रीय नेता, इंटरनेशनल मैगजीन में उनका नंबर है। और हमारे नेता को हर बार ये जालिम सरकार कुछ ना कुछ अड़चन लाते हैं और उन्हें बार बार डिटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे भाई हर किसी के लिए जाते हैं। उन्हें कृपा करके आप दलित नेता बोल के उनकी ख्याति मत कीजिए, वो बहुजन नेता है। क्योंकि किसानों का आंदोलन, ओबीसी का आंदोलन, हर माँ बहन का, जुल्मों का आंदोलन, हर कोई गरीब तबके का किसान, उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर भारत देश में जो कोई काम करता होगा तो वो हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई है। और सबसे बड़ी बात, वो सबसे एजुकेटेड पर्सन है, वो लॉयर है, वो कोई सटर पटर नेता नहीं है। और यही बात मनुवादियों को बहुत चुभती है और बार बार उनके ऊपर कोई ना कोई साजिश ये लोग रखते हैं। लेकिन भाई का विश्वास जो है वो संविधान के ऊपर है और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। इसके वजह से ये जो दगाबाज, चूल्हेबाज सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकी और ना कर सकेगी। महाराष्ट्र के जो हमारे अध्यक्ष है वो भी काफी कनकर है। पूरे महाराष्ट्र में उनका भी एक अलग स्थान है। वो शैक्षणिक महारथी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने, जो बाबा साहब ने कहा कि स्कूल के तरफ और पढ़ाई के तरफ ध्यान दो, ऐसे हमारे सुनील जी वाकेकर साहब, उनके लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा फरमान दिए थे जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, तिगाड़ी सरकार की। लेकिन वो टाइम में हमारे नेता ने कहा, पवन भाई हमको इनके साथ जाना नहीं है, हम जाएंगे तो हमारे नेता के साथ जाएंगे। वो हमारे नेता चंद्रशेखर जी आजाद, ऐसे हमारे नेता है, राष्ट्रीय नेता और महाराष्ट्र के नेता। और राष्ट्रीय, सबसे पहले मैं पूरे नेतागण को विनती करूंगा कि भाई को, वाकेकर सर जी को, कि आप दीप प्रज्वलन कीजिए। मनीष जी साठे हमारे ज्येष्ठ नेता, कृपा कर रंगमंच पर, अपना विचार मंच पर आइए। हमारे ओबीसी नेता, उनका भी आगमन हुआ। आजाद समाज पक्ष और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों को अनुरोध करता हूं कि उन्होंने रंगमंच पर आइए और दीप प्रज्वलन कीजिए भाई के साथ। हमारे ओबीसी भाई अशोक जी धनगावकर, इनका भी स्वागत है। हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पक्ष के मान्यवर महाराष्ट्र के नेतागण का सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। और हमारे राष्ट्रीय
दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। बड़े देर से पूरे औरंगाबाद शहर की पब्लिक बहुत देर से उनका आगमन देख रहे थे और थोड़ा विलंब हो रहा है, इसकी वजह से हम माफी मांगते हैं पूरे सभासदों से। अभी सभी राष्ट्रीय पुरुषों के लिए फूलों का पुष्पहार चढ़ा जाएगा भाई के हाथों से और महाराष्ट्र के नेता सम्माननीय सुनील जी वाकेकर सर, आदरणीय नेहाताई शिंदे, महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष आदरणीय तुलजी और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं उनसे भी विनती करूं और इस आपसे भी विनती नहीं करूंगा और कोई किसका अगर नाम ये हो जाएगा आगे पीछे तो उसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, माफी मांगता हूं क्योंकि समय की वजह से नामा लेना। और हमारे शहर के शहर जिला अध्यक्ष राहुल जी मक्का सर है, उसके बाद में हमारे भीम आर्मी के बाड़ू जी गंगावले साहब हो गए नमाज पढ़े ना बाड़ू जी वाघमारे साहब, मैं इनके सभी को विनती करता हूं कि रंगमंच पर आइए और सभी महापुरुषों ने सभी अपने राष्ट्र पुरुषों के लिए पुष्पार्पण किए हैं। आजाद समाज पक्ष की ओर से और औरंगाबाद शहर की वजह से मैं सभी मेरे आए हुए माता विनती करता हूं कि जल्दी अगला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जिस घड़ी का हमें इंतजार था ऐसे हमारे नेता पूरे भारत के और महाराष्ट्र के नेतागण आए हुए और वो आपसे मार्गदर्शन करने वाले हैं। आदरणीय महाराष्ट्र के नेता शिक्षक महामहिम वाकेकर सर जी को मैं विनती करता हूं कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता आजाद समाज पक्ष के संस्थापक और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद का स्वागत कीजिए पक्ष की ओर से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, चंद्रशेखर आजाद भाई। आजाद समाज पक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद। थोड़ी ही देर में हमारा महाराष्ट्र के युवा नेता वो आपके सामने रंगमंच पर वो उनके विचार प्रकट करेंगे और आपको और इस सभागारों को संबोधित करेंगे। मैं अतुल भाई को विनती करता हूँ, वो हमारे महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उन्होंने विचार मंच पर आइए और अपनी मनोगत व्यक्त कीजिए। सभी बहुजन महापुरुषों को, उनके विचारों को, उनको कार्यों को नमन करता हूँ। साथियों, इस देश में हो रहे जातीय अन्याय अत्याचार के खिलाफ इस देश में जो युवा की समस्या है, आज हम बात करते हैं कि जीडीपी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। 52% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यदि हमारी शिक्षण व्यवस्था में ला जाता है, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का भगवीकरण और शिक्षा का बाजारीकरण, ये रोकने के लिए हमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण का मुद्दा लेकर इस राजनीति में युवाओं का आवाज लेकर, क्योंकि युवाओं को शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो युवा सशक्त होगा। अगर सशक्त युवा चाहिए तो हमें युवाओं की सरकार और युवाओं का आवाज इस संसद तक, इस विधान भवन तक और इस देश के हर एक सभागार तक पहुंचाना है। और इसी आवाज का बुलंद करते हैं हमारे युवा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, इनके नेतृत्व में आज महाराष्ट्र के इस शहर में युवा मोर्चा का प्रथम और मेरे राजनीतिक करियर का प्रथम मैं यहाँ पे अपना एक मुलाकात, एक बात रखना चाहता हूँ। खऱ्या अर्थाने बोलायचं किती आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे, पण बोलून बोलण्यापेक्षा आपण काम करून दाखवू आणि हे काम कोणत्या पद्धतीने करायचं तर आमच्या कॅडर बेस कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यात इथल्या गावागावात चौकामध्ये आमचे कार्यकर्ते जाऊन शिक्षणाचं राष्ट्रीयकरण व्हावं हा एकमेव मुद्दा घेऊन आम्ही या ठिकाणी युवा मोर्चाच्या माध्यमातून आज भाईंच्या उपस्थितीमध्ये युवा संघर्ष यात्रा या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावामध्ये आज या ठिकाणी या घोषणेचं या सर्व आमच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती घोषणा करतो। आज खऱ्या अर्थानं ॲडव्होकेट भाई चंद्रशेखर आजाद यांच्या उमदा नेतृत्वाखाली युवा मोर्चाच्या कार्यक्रमाचं नियोजन करत असताना काल एवढ्या या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मोठी सभा झाली आणि या एवढ्याच्या सभेचं निमंत्रण म्हणजे महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांतून युवा मोर्चामध्ये आणि आझाद समाज पार्टी, महिला मोर्चा, आझाद समाज पार्टीमध्ये काम करण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांचे फोन गेल्या रात्रभरापासून येत आहेत आणि याचाच फलित म्हणजे आज महाराष्ट्राच्या या आपण सगळे औरंगाबाद शहरामध्ये जमलात आणि याच औरंगाबादच्या क्रांतीभूमीमध्ये नामांतराच्या भूमीमधून
संघर्ष मोर्चाचा या ठिकाणी मी जाहीर करतो आणि सर्वांची आपली या ठिकाणी रजा घेतो, कारण भाईंना आपल्याला ऐकायचं आहे आणि मलाही त्यांना ऐकायचं आहे. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. जय भीम सर्वांना. काय कारणास्तव कार्यक्रमाची जी काही रूपरेषा आहे माझ्या हातामध्ये दिले बोलण्यासाठी, आणि आपल्या आझाद समाज पार्टी महिला युनिटच्या ज्या अध्यक्ष आहेत नेहाताई शिंदे, ते खूप चांगल्या प्रकारे या महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. आज महिला वर्ग महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी जोडलेला आहे. तर भीम आर्मीचे महाराष्ट्राचे अगोदर अध्यक्ष होते आणि आज एकमेव महिला नेतृत्व, महिला लीडर चंद्रशेखर आझाद भाईने महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिलेला आहे. मी नेहाताई शिंदे यांना विनंती करेल की आपण या ठिकाणी यावे आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधावा. सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम उन महामानव माननीय कांशीराम साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. और आज इस आजाद समाज मेलावा के लिए उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति योद्धा बहुजन हिंद सम्राट माननीय आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मेरे भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के सभी महाराष्ट्र पदाधिकारी और मेरे सभी भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम. आज यहाँ भाई के सामने आजाद जी के साथ भीम आर्मी में काम करके देखा कि हमारे लीडर जो महिलाओं को आगे ले जाने की ताकत रखता है, वो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ माननीय कांशीराम जी के बाद है कोई तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी. और जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ मुझे महाराष्ट्र की डोर, महिला मोर्चा की डोर मेरे हाथ में सौंपी है. मैं आज आपके सबके सामने इस आजाद समाज मेलावा में उनसे वादा करती हूँ कि मैं आपके इच्छा के अनुसार, आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार आपकी सभी माता बहनों को साथ लेके इस महाराष्ट्र में महिलाओं का एक राज्य स्थापित करूंगी. ये मेरा आपसे वादा है. आगे के वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं मेरा आगे का वक्त हमारे माननीय आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगी. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. हमारे नेताओं ने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं और हमारे पास समय बहुत कम है. मैं महाराष्ट्र के सभी नेतागण को कहूंगा, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वांच्या विचारांना प्रथम अभिवादन. आज यहाँ पर आजाद मेलावा हो रहा है और भारत में आजाद होना बहुत जरूरी है. उसकी वजह कि जिस तरह से इस देश में एक युवा इस मशाल को लेकर घूम रहा है, देश के सभी जाति धर्म के समाज को, लोगों को न्याय देने के लिए वो हमारे सामने आज मौजूद है, जिनका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद. हम सभी लोग सियासत से जानकार हैं, मगर इस देश में हमारे समाज के लिए कौन काम करते हुए दिख रहा है? मुझे तो कोई भी नेता नहीं दिख रहा है. ना कांग्रेस दिख रही है, ना बीजेपी दिख रही है, ना और जो स्थानिक लेवल पे जो पार्टियां हैं वो नहीं दिख रही. मुझे सिर्फ इस देश में एक बंदा युवा दिख रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद ही दिख रहा है. हर जगह जब किसी भी अन्याय होता है, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, कोई भी जाति धर्म की स्त्री हो, महिला ही हो, माता भगिनी हो, उसके लिए अगर कोई भागता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भागता है. एक नई क्रांति इस देश में लाने वाला चंद्रशेखर आजाद, और हम सबको मिलकर उनके हाथ को मजबूत करना. हमको इस देश की सरकार, राजनीति सरकार हमारे वोट लेते हैं, मगर हमको देते क्या? आप देखिए, इस देश का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी इस देश के तख्ते पे बैठा हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने वादा किया था कि हमारे बैंक खातों में 15 लाख रुपए भेजेंगे. 2 बार चुन कर आए, मगर 15 लाख तो उन्होंने भेजा नहीं, मगर पूरे देश को भेज दिया. हमको किसकी जरूरत है? हमारे लिए
भाई चंद्रशेखर आजाद, और इसलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। भीम आर्मी के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद भाई पूरे देश में छा गए, पूरे वर्ल्ड में छा गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा। मगर इस देश में न्याय देने के लिए अब ऐसी युवा की जरूरत है। इसलिए आजाद समाज पार्टी का गठन करने के बाद भाई 2018 से बीच में लॉकडाउन हुआ 2 साल का, उसमें भाई को मौका नहीं मिला, मगर आज भाई पैर में चक्का लगाकर देश भर घूम रहे हैं इस देश के युवा को रोजगार देने के लिए, इस देश के हर नारी को, हर स्त्री को अपमानित किया जा रहा है उसको न्याय देने के लिए, और सबसे बड़ी बात इस देश का संविधान बचाने के लिए भाई घूम रहा है। अभी जो सरकार बैठी है वो तो संविधान खत्म करने के लिए बैठी है। उनको तो बाबा साहब के विचारों को खत्म करना, उनको महापुरुषों के विचारों को खत्म करना। जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने बात उठाई है कि शिक्षा के बारे में, भाई महाराष्ट्र की सरकार शिक्षा बंद करना चाह रही है। हजारों लाखों बच्चे हमारे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, मगर पुणे के महाराष्ट्र के शिक्षण आयुक्तालय को आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक निवेदन दिया गया है और उनको अल्टीमेट दिया गया है, अगर ये स्कूलें बंद हो गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद इनके नेतृत्व में हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन उठाएंगे, और वो काम शुरू हुआ है। हम स्कूलें बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि ये विचार महात्मा फुले जी की है, राजश्री शाहू महाराजों की है, बाबा साहेब अम्बेडकर की है, और उस विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए देश का युवा अगर सीखेगा, शिक्षा लेगा, तब इस देश की तरक्की हो। मगर ये देश को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? टीवी ऑन करने के बाद क्या देख रहे हैं? सिर्फ मंदिरों में घूमते हुए इस देश के नेता दिख रहे हैं, मगर शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। महिलाओं के अन्य अत्याचार हो रहे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कानून, सख्त कानून नहीं बनाए जा रहे। भाई हमेशा बोल रहे हैं कि सख्त कानून बना, हमारे इस देश के माता बहनों को अगर बलात्कार हो रहा है, उन पे अन्याय हो रहा है, मगर कानून नहीं हो रहा है। क्यों? जो अत्याचारी जो लोग हैं वो सब सियासती वालों के बच्चे हैं, और उन पे कोई कानून नहीं बन रहा। उनको कानून अगर बनाएगा कोई इस देश में, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बना सकता है। इसलिए हम सभी भाइयों से विनती करते हैं कि आप सभी लोग चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करो। इस देश का नौजवान, इस देश का चंद्रशेखर आजाद एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, तब जाके हमारे दबे कुचे बच्चों को, समाज को, पीड़ित को न्याय मिलेगा, वरना हम वंचित ही रह जाएंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, भाई को सुनना है। भाई 2 दिन से महाराष्ट्र दौरे में है। कल भाई नाशिक में थे, येवला में, जहां पे बाबा साहेब आंबेडकर ने जो घोषणा की की मी जरी हिंदू मध्ये जन्मलो तर हिंदू म्हणून मरणार नाही, अशा मुक्तीभूमीमध्ये भाई आले होते। जोरदार सभा झाली त्या ठिकाणी, आणि आज औरंगाबाद मध्ये भाई आलेले आहेत, आणि आपल्याला सर्वांना भाईंना ऐकायचं आहे। भाई देशभर फिरताय, आपल्याला आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी या देशामध्ये एक विकल्प म्हणून उभा करायचा आहे, आणि त्याची सुरुवात आपल्याला करून घ्यायची आहे। म्हणून आज मी जास्त न बोलता या ठिकाणी या मंचावरती आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष सुनील वाकेकर साहेब, भीम आर्मीचे प्रदेश अध्यक्ष सीताराम गंगावणे, महिला अध्यक्षा नेहाताई शिंदे, आमचे राष्ट्रीय कोर कमिटीचे प्रमुख आवेश भाई आणि सर्व माता आणि इतर नेतागण या ठिकाणी उपस्थित है। मैं सभी से, आप सभी का मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो वक्त कीमती है, मगर फिर भी आप भाई के लिए आए हैं, इसलिए आप हमारे नजर में डॉलर है, आपकी कीमत डॉलर है, क्योंकि सुनने वाला वक्ता डॉलर होता है, और वही यहाँ बैठ सकता है जिसको बाबा साहब को सुनना है, जिसको महात्मा फुले को सुनना है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज को सुनना है, जिसको सावित्रीबाई फुले को सुनना है। और आप सब बैठे हैं, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ। आप इस मेला में आए हैं, ऐसे ही जोरदार मेलावे इस महाराष्ट्र में होने चाहिए, ताकि सियासत वाले जिस तरह से हमको नोच रहे हैं, हमको उनको सबक सिखाना है, और उसके लिए एक ही विकल्प है, सिर्फ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, सलाम।
धन्यवाद फिरोज भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भीम आर्मी के महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सुनील गायकवाड़ जी को, यहाँ पर आकर अपनी बात रखें। स्वागत भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्याप्रमाणे सर्व साधू संतांना त्रिवार वंदन करतो। और यहाँ पर जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर जी इनका स्वागत किया और यहाँ बुलाया, उन सभी कार्यकर्ताओं का साथियों का स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी नासिक जाना है, फ्लाइट है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सबका धन्यवाद करूँगा और भाई को मेरी तरफ से जो समय मिलता है वो समय मैं भाई को दे दूँगा। जय हिंद। अभी हमारे आजाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील वाकेकर जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर अपनी बात रखें। कम से कम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के आजाद समाज पक्ष के आजाद समाज मेळावा के हमारे प्रमुख अध्यक्ष, मार्गदर्शक और आजाद समाज पार्टी के राज्य प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आजाद इस सम्मेलन में जमा हुए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गंगावने जी, महिला अध्यक्ष नेहाताई, युवक अध्यक्ष अतुल बेड़ीकर और कोर कमेटी के सदस्य आवेश भाई तथा इस मंच पर सभी आजाद समाज पार्टी के सभी मेरे साथी और इस सभागृह में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहन, आजाद समाज पक्ष की तरफ से ये कार्यक्रम, ये संबोधन, ये मेळावा क्यों आयोजित किए गए? हमारे सभी जितने भी पार्टियां हैं, संगठन हैं और सभी लोग आजकल पूरे देश में एक ही काम करते हैं कि महापुरुषों को नमन, मालाएं, फूलहार, मगर महापुरुष जहां दिखे उनके साथ झुकना, मगर उनके विचारों को नहीं झुकना। मतलब बाबा साहब को मानते, छत्रपति शिवराज को मानते, शाहू महाराज को मानते, मगर उनकी कोई चीज नहीं मानते, उनके विचारों पे नहीं चल रहे। और सभी संगठन पक्ष में यही हो रहा है। महाराष्ट्र में सभी समस्या बढ़ रही है और सभी समस्या में सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञापन देके, निवेदन देके ऐसे दिखाते, फोटो छपा कर लाते सभी संगठन के पार्टी कि हमने बहुत सारा काम किया है। ऐसा सिर्फ दिखाने का काम आजकल लोग कर रहे हैं। मगर देश में, इस देश में, भारत देश में एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञापन दिए बगैर, किसी को सूचना दिए बगैर कहीं पर देश में अगर जातीय अत्याचार होता है, जुल्म होता है, अत्याचार, बलात्कार होता है, तो सबसे पहले अगर पहुंच के आवाज उठाता हो तो है भाई चंद्रशेखर जी आजाद। क्या रास्ते पे काम करने वाला नेता चाहिए या सिर्फ भाषणबाजी करने वाला नेता चाहिए? आज इस महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कुछ नेता है, आजकल वो कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं और कुर्सी को चिपकने के बाद आजकल बाबा साहब की गलतियां निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे लगभग 30-35 साल से काम कर रहे हैं, हर चुनाव में अलग अलग नाम लेकर आते हैं। जैसे कि कोई बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि में कोई भी बीज डालो बोया नहीं जाता, और बाजरी डालो और आपको लगता है उससे गन्ना आएगा। ऐसे संगठन इस राज्य में और देश में काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे संगठन छोड़कर कोई ऐसी चीज चाहते हो कि संविधान की रक्षा हो, आरक्षण की रक्षा हो, फुले शाह अम्बेडकर के विचारों की रक्षा हो, बेरोजगारी की समस्या हल हो और ये राज्य, ये देश फिर से संविधान के विचारों पे, फुले शाह अम्बेडकर के विचारों पे और समता, स्वातंत्र, बंधुता, इस विचारों पे अगर काम करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को, मेरा पोस्टर पे फोटो नहीं आया, मेरा नाम नीचे आया, मेरा छोटा हो गया, उसका बड़ा क्यों किया, ये सारी समस्या छोड़ के ग्राउंड पे काम करना होगा। मैं भाई का ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल एक आखिरी बात कहूंगा। आप सभी लोगों ने 15-20 साल पहले मूवी आई थी नाना पाटेकर जी की क्रांतिवीर। उस क्रांतिवीर पिक्चर में आखिरी सीन था
नाना पाटेकर जी को फांसी हुई थी और नाना पाटेकर जी ने कहा था कि मुझे क्रांति मैदान पे फांसी दो। वो सीन आखिरी नाना पाटेकर जी आते, लंबी हंसी निकालते, बहुत हंसते और कहते आ गए सब मेरे मौत का तमाशा देखने, आओ भाई आओ, ये भाई आएगा, मुझे फांसी देगा, मेरी जबान बाहर आएगी। आप रोओगे, घर पे जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। क्रांतिवीर का ये संदेश है। ऐसे आप लोग कर रहे हो क्या? ऐसी जिंदगी चाहते हो? हमारे महापुरुषों के बदौलत तो समता मिली, क्या उसे ऐसी खो देना चाहते हो? अगर आज वही क्रांतिवीर का संदेश एक क्रांतिवीर भाई चंद्रशेखर जी आजाद पूरे देश में लेके घूम रहे हैं, क्रांतिवीर का काम जगह जगाने का काम कर रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं और आप सबको यही कह रहे कि महापुरुषों की विचारधारा पे चलो और संविधान बचाने के लिए ये देश जो लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी कुर्सी छीनने के लिए आप सबका साथ और सहयोग अगर आप देंगे तो भाई ये क्रांतिवीर बार बार नहीं आते, महापुरुष बार बार नहीं आते और भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीर हमेशा नहीं आ सकते। इसलिए आप सभी को आजाद संवाद में ये संदेश देना चाहता है। क्या ये देश को आप आजाद रखना चाहते हो? क्या ये देश को समता स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते हो? अगर बनाना चाहते हो तो आजाद समाज पार्टी आप सभी के लिए एक मौका है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस आजाद समाज पार्टी के साथ आओगे और इस देश को सशक्त बनाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय शिवराय। धन्यवाद सुनील वाकेकर सर। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ भीम आर्मी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सीताराम गंगावली जी को, वो आकर अपनी बात रखें। सीताराम सर्व मानवांना, मातांना त्रिवार वंदन। व्यासपीठावर आमचे नेते, बहुजनांचे भारतातले एकमेव असे नेते भाई चंद्रशेखर आजाद, सन्माननीय व्यासपीठ। मित्रांनो, आमच्या पार्टीच्या नावाबद्दल मी तुमच्याशी बोलणार आहे की आम्ही पार्टीला नाव आझाद समाज पार्टी का दिलं। बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली का? तर आपल्यावरचे अन्याय अत्याचार संपले पाहिजे, महिलांवरचे अन्याय अत्याचार संपले पाहिजे। परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे चेले चपाटे पुन्हा ह्या भारतात मनुस्मृतीच्या माध्यमातून आपलं शिक्षण वंचित करू इच्छितात, महिलांवरचे अन्याय अत्याचार करायला लागले, शिक्षणाची दारं बंद केली, लहान लहान मुलींवर रोज अत्याचार होतोय। पूर्वीचे सण मनुस्मृतीत होते ते कधी या भारतात झाले नव्हते, परंतु या 4-5 वर्षात त्या सणांनी देखील डोकं वर काढलंय। भाई तुम्हाला सांगू इच्छितो, दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला या मुख्यमंत्र्यांनी 5% आरक्षण देण्यात आलं। 5% आरक्षण दहीहंडीतून जर पडला, पाय मोडला तर त्याला 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये अनुदान द्यायचं या मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलं। कुठं चाललाय देश? कुठं चाललाय भारत? त्या मनुस्मृतीच्या माध्यमातून हे जे सरकार आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारे बंधन घालण्याचं काम करतंय, म्हणून आमच्या चंद्रशेखर भाईंनी खूप विचार करून आझाद समाज पार्टी हे नाव आपल्याला दिलं। आझाद समाज पार्टी म्हणजे आपल्याला ह्या मनुवाद्यांच्या विचारातनं आझाद करायचं आहे। कुठल्या जाती धर्माला आम्ही बोलणार नाही, कुठल्या जाती धर्माविषयी आम्ही बोलणार नाही, परंतु भारताचं संविधान आणि संविधानाची जर मोडतोड कोणी केली तर मात्र भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी कुठल्याही प्रकारे गप्प बसणार नाही। म्हणून आज तुम्ही हे जी लोक इथं आले, भाईंचे विचार तर ऐकायचेच आहेत, पण आझाद समाज पार्टीचं महत्व हे भारतात, महाराष्ट्रात आपण पटवून द्यायचंय की आता आम्हाला पुन्हा आझाद व्हायची वेळ आलेली आहे आणि ती भाई
काळात महानगरपालिकेचे इलेक्शन असतील, आमदारकीचे इलेक्शन असतील, खासदारकीचे इलेक्शन असतील, आझाद समाज पार्टीचे एक एक मत इथल्या गेलेल्या माणसांनी छुटवायचं, जमा करायचंय. 1000 मताची माणसं 10,000 झाली पाहिजे, 10,000ची 1 लाख झाली पाहिजे, 1 लाखाचा खासदार निवडून आला पाहिजे. एवढंच सांगीन. भाईंना बोलायचे, भाईंना ऐकायसाठी तुम्ही आलेले आहात म्हणून भाईंची वाट मोकळी करतो. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद. हेलो, आप सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो संविधान अगर गलत हाथों में जाएगा तो संविधान गलत यूज होगा, बुरा साबित होगा. और संविधान कितना भी अगर गलत हो लेकिन अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छा साबित होगा. लेकिन एक छोटा आदमी जो उस पंतप्रधान पद पर जाकर बैठा है, जो चाय बेचते बेचते देश बेचने का काम कर रहा है, लेकिन एक सच्चा नेता जो हमारे सामने बैठा है, जो संविधान बचाने के लिए पूरे भारत के अंदर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, और उस व्यक्ति को, उस नेता को, उस सच्चे आदमी को, सच्चे देशभक्त को उस संवैधानिक पद यानी पंतप्रधान पद पर बिठाना हमारा काम है. इसके लिए हमें साथ में उनके साथ खड़ा होना होगा. मैं चंद्रशेखर आजाद जी को, भाई को विनती करूंगा कि भाई आप अपनी बात रखें, और थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है इसके लिए थोड़ा कम बोल रहा हूँ. मैं घोषणा दूंगा, आप सब मेरे साथ बोले. चंद्रशेखर आजाद भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद भाई जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम. हेलो, जय भीम. बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों पुरुषों को नमन करते हुए आज एक ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर, दिनों के, तारीखों के अपने महत्व होते. जैसे 14 अक्टूबर का महत्व, ऐसे 14 अप्रैल का भी महत्व, ऐसे ही 1 जनवरी का भी महत्व है, ऐसे ही 6 दिसंबर का भी महत्व. तो ये ऐतिहासिक दिन है. इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तिथि में, दिन तो विजयदशमी का था, अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध की शरण में जो है वो बुद्ध के शरण में चले गए. और उसी दिन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ. लेकिन इस तारीख पे बात करने से पहले मैं यहां उपस्थित जो मंच पर हैं, जिनमें हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, अशोक बाबू कांबले जी, दत्तू मेड़े जी, आवेद जी, अविनाश जी, उसके साथ जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हमारे जो प्रदेश के लीडर हैं, सीताराम गंगावने साहब, सुनील वाकेकर साहब, नेहा ताई जी और कैलाश जायसवाल साहब. उनके बाद जो और उनसे अन्य हमारे लीडर हैं, साथी है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मंच पर बैठे हैं. उनके साथ साथ जो मेरे सामने बैठे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. तो मैं बात 14 अक्टूबर की कर रहा था.
अभी कुछ दिन पहले यहाँ के साथियों ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि 13 अक्टूबर 1935 को येवला की धरती पे जहां मुक्ति भूमि है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उस संकल्प को लगभग 21 साल बाद साकार किया 14 अक्टूबर 1956 को। तो आज मैं अपनी बात इन्हीं विषय पर रखूंगा। उसके साथ साथ औरंगाबाद के जो लोग हैं उनकी बात भी मीडिया के माध्यम से हमने रखी, लेकिन यहां भी मैं उठाना चाहता हूं कि औरंगाबाद में पानी का टैक्स सबसे ज्यादा, इतना टैक्स ना मुंबई में है और ना नागपुर में, उससे ज्यादा टैक्स यहां औरंगाबाद में। जबकि औरंगाबाद में पानी कभी 4 दिन में आता है, कभी 5 दिन में आता है, और किस समय आता है ये भी तय नहीं होता। इस बात से मैं समझता हूं कि आज भी औरंगाबाद वासी पानी पानी के लिए मजबूर है। फिर एक और विषय जिसमें हमने चर्चा की वो है खैरलांजी प्रकरण के जो मुकदमे और जो भीमा कोरेगांव प्रकरण के जो मुकदमे, आज तक भी सरकार ने मुकदमे वापस नहीं लिए, जबकि अन्य कई मामलों के मुकदमे उन्होंने वापस लिए। और मैं इस बात को किसी दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं समझता हूं जिस समाज की सामाजिक एकता मजबूत नहीं होती, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनको मांगने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और जिन समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं उनको बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता। इसका उदाहरण है जब भारतीय संविधान की हत्या करके आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है 10% लागू कराया गया, और 2 दिन में वो प्रस्ताव पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में लागू हो जाता है, पास हो जाता है, और तीसरे दिन महामहिम राष्ट्रपति जी उसको साइन करके कानून बनाने की अथॉरिटी दे देते हैं। तो यानी कि बिना मांगे उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो संविधान की हत्या है, क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है वो सामाजिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है, ना कि गरीबी के आधार पर है। और हम लोग तमाशा देखते रहते हैं। हम लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज की बात करते हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां फातिमा शेख की बात करते हैं, हम बात तो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम की भी करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि उनकी बात करने से पहले उन्होंने अपने अंदर कितनी लायकी पैदा की? उन्होंने अपने आप को इतना लायक बनाया कि वो देश की सामाजिक राजनीतिक मजबूरी बन गए। जब आदमी संघर्ष की शुरुआत करता है तो वो अकेला होता है, लेकिन जब वो संघर्ष के रास्ते पर चलता है तो उसकी तरह संघर्ष करने वाले हजारों लोग तैयार हो जाते हैं। 1 से 11 और 11 से 111 और 111 से 1111 और 1111 से 1,11,000 और 11,11,000 और इस तरह से 11 करोड़ 11 कितने ही जो है लोग खड़े हो जाते हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर जिनके नाम पर आज हम अपनी जान की बाजी में लगा देने को तैयार हैं, जिनके पुतले का अगर अपमान हो जाए तो हम तमाम तरह के संघर्ष और गोली तक खाने को तैयार हैं,
वो बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की तो तमाम तरह के अपमान और आरोप सहे। कोई उनको अंग्रेजों का एजेंट कहता था, तो कोई उनको धर्म के खिलाफ कह के अपमानित करने का काम करता था। महाराष्ट्र के लोग तो उनको तो गौरव करना चाहिए कि यहां महापुरुषों ने जन्म लिया। ये महापुरुषों की धरती है महाराष्ट्र। यहां महापुरुषों का त्याग बलिदान तप है, बल है, संघर्ष है। यहाँ की मिट्टी में क्रांति है। यहाँ की मिट्टी में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जोश है, जुनून है। मैं तो इसलिए महाराष्ट्र आता हूं इस धरती को नमन करने कि मेरे जैसे लोगों को भी इस धरती से कुछ सीखने को मिले। अब मैं बुनियादी बात करता हूं। एक अभिपत्र मुझे हमारे नेता ने दिया जो महिला मोर्चे की है कि यवतमाल में, यवतमाल कौन सा जिला है? यवतमाल जिले में हमारी एक बहन के कपड़े फाड़ दिए गए। कारण यह था कि शादी में बाबा साहब अम्बेडकर जी का गाना बजाया। बाबा साहब अम्बेडकर का गाना बजाने पर एक बहन का अपमान होता। क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूं और भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन है। कई राज्यों में उसकी शाखाएं हैं और उसके काम का जो बल है, परिणाम है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक दिन में होने वाली घटनाएं बताऊं या एनसीआरबी का डाटा बताऊं या पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों के हालात बताऊं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो लोग महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, जो समाज को परिवार मानते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उनकी आंखें नम हो जाएंगी। आपने देखा पिछले 1-2 महीने की घटनाओं पर चर्चा करूं तो राजस्थान में, आजाद भारत में पानी का मटका छू देने पर हत्या हो जाती है। यह राजस्थान, यही आजाद भारत का हिस्सा है। वहां घोड़ी पर चढ़ने पे, मूछें रखने पे भी हत्या हो जाती है। ऐसे कई मामलों में हमने वहां संघर्ष किया और न्याय के लिए आवाज को बुलंद किया, न्याय दिलाने का काम किया। वही हाथरस जैसी जगह पे हमारी बच्ची के साथ अन्याय करके उसके शव को कचरे की तरह जला दिया जाता। फिर बीड जिले में सामान्य सीट पे जब एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता सरपंच बन जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती। उड़ीसा में भूल छू देने पर शोषित वर्ग के पूरे समाज का सामाजिक बहिष्कार किया जाता। यानी कि अगर आपके ऊपर अन्याय होगा और आप अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करोगे, आवाज उठाने का काम करोगे, तो आपको उसके खिलाफ भी जो है आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, उसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। एक तरफ जब मैं बात कर रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प की, तो 1935 में लिया गया संकल्प साकार हुआ 21 साल बाद। आज हमारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक और बार संकल्प लेके, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। आज भी हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयकारा लगाने वाले लोग इस संकल्प को लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करके दिखाएं, जिस सपने को पूरा करने के बाद ही हम बाबा साहब के असली वंशज कहलाने लायक है भारत में। वो बाबा साहब जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, जो अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ के हमारे लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और जो
अपने अंतिम समय में भाषण देते हैं, बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, आरोप, अन्याय सह के मैं इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। अगर हम वर्तमान में आकलन करें तो आज कारवा पीछे नहीं गया, कारवा जो है वो लुट चुका है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के कम अनुयायी थे, लेकिन सच्चे अनुयायी थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने मिलकर इतनी बड़ी उपलब्धि, इतने बड़े अवसर संविधान के रूप में हमको दिए। लेकिन आज उस समय की अपेक्षा बाबा साहब के ज्यादा अनुयायी हैं, लेकिन जो दिए गए अधिकार हैं उनको भी नहीं बचा पा रहे। हमें चिंतन करना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, हमें अपनी कमियों के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने जो कमजोरी है उसको दूर करना चाहिए। हमें अपने अंदर जब प्रकृति ने, कुदरत ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान और एक संपूर्ण शरीर दिया है, तो जो सोच हमारी कमजोर बनी हुई है कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, उस सोच को हमें खत्म कर देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब अकेले बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प लेके इतना बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं, उनको मानने वाले लोग और जब वो रास्ता दिखा के गए उस रास्ते पे चलने वाले लोग अगर तैयार हो जाए तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के कितने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए और इस ताकत को हमें पहचानना चाहिए। जिस संख्या में आज हम यहां बैठे हैं, अगर औरंगाबाद की धरती में भी हम लोग इतने लोग संकल्प ले लें तो वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले, साहू, पेरियार, बिरसा के सपनों के राज की व्यवस्था होना कोई बड़ा काम नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इतने लोग भी संकल्प ले लें। उसके साथ साथ आज के जो प्रोग्राम का नाम है वो आजाद संवाद मिलावा। तो आजाद तो हम अभी नहीं हो पाए। मैंने भी प्रयास किया कि हम लोग आजाद हो जाएं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेंगे। आज इस देश में जहां मैंने औरंगाबाद के बारे में बताया कि पीने को पानी नहीं मिल रहा है, वहीं पूरे भारत में उड़ीसा, बिहार ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पहनने को कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं। तो मैं समझता हूं कि आज भी हम लोग जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। महापुरुष कह के गए कि गुलामों का एहसास करा दो, हमें एहसास भी है, लेकिन हम अपने निजी स्वार्थों में मनुवादी, ब्राह्मणवादी दलों के चमचे बनके अपने महापुरुषों के सपने को आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके त्याग बलिदान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये स्वार्थ हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये भी समझता हूं कि आज भी हमारे लोग कुर्सी की वैल्यू नहीं समझ पाए। वो खड़े होने में ज्यादा भरोसा करते हैं और कुर्सियों में बैठने में कम भरोसा करते हैं। यानी कि आज भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। इसलिए हमें आजादी की तलाश करनी पड़ेगी और सच्ची आजादी की तरफ, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिर्फ सांसों का लेना ही आजादी नहीं। गाड़ी में, बस में बैठ के या प्लेन में बैठ के घूम लेना ही आजादी नहीं है। अगर हम यहां आजादी से अपने हक और अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले, अगर हम उनके साथ नहीं जी रहे, तो मैं समझता हूं कि आजादी अधूरी है। और अन्ना भाऊ साठे का वो नारा जो है आज तर्कसंगत होता है कि देश की जनता भूखी है और ये आजादी झूठी।
मैं समझता हूं कि झूठी आजादी में जीने से बढ़िया सच्ची आजादी के लिए संघर्ष करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम अब संघर्ष नहीं कर पाए तो ये कारवां पीछे चला जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर करेगी। यह आजाद भारत है। आप नहीं देखते कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि एक साल में लगभग 36,000 महिलाओं के साथ रेप और हत्या जैसी घटना होती है और वो 36,000 महिलाएं जिनका 90% जो है हिस्सा वो शोषित वंचित बहुजन समाज की महिलाओं का है। तो यानी कि आज भी महिलाओं के लिए आजादी यहां अधूरी। जिस देश में पेरियार कहते थे कि रात के अंधेरे में 12 बजे रात के अंधेरे में अगर महिलाएं कुछ किलोमीटर पैदल सम्मान और सुरक्षा से घूम ले तब मैं इस देश को आजाद मानूंगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसा समय भी नहीं आया। उस समय को लाने के लिए बिरसा, फूले, अंबेडकर, साहू के सपने को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमें नालायक निकम्मे नेताओं का भरोसा छोड़ के काम करने वाले लोगों को अवसर देने की ज्यादा जरूरत है। आज जब मैं सुबह अपने शहर अध्यक्ष आकाश जी और उनकी टीम से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा तो मुझे बड़ा गर्व कि पिछले 2 साल से वो वहां भीम आर्मी पाठशाला चला रहे। मैं उनकी पूरी टीम का, उनके साथ औरंगाबाद की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये पाठशाला चला रहे हैं, आप इस पाठशाला का खर्चा कहां से चलाते हैं, तो उन्होंने जो बात मुझसे कही मैं आपके सामने जरूर कहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण 12वीं तक ही पढ़ सका। जब मैं नौकरी की तलाश में गया तो मुझसे पूछा गया कि डिग्री कहां है। मैं अपने जीवन में किन्हीं कमजोरियों की वजह से नहीं पढ़ पाया, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़े और उसके लिए उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी कमी के कारण उनकी पढ़ाई ना रुक जाए। इसलिए मैं जो कमाता हूं उसका एक बड़ा हिस्सा इस पाठशाला में खर्च करता हूं। मैं समझता हूं इस सोच को बल देने की जरूरत है। जहां एक तरफ नेता विधायक एमपी बन के भी अपने लोगों का हाथ नहीं पकड़ना चाहते, वहां इस सोच के साथ हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना तन मन धन समाज पे नुछावर कर देना चाहते हैं। इस सोच का स्वागत करने की जरूरत है। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ एक बात जो मुझे आपसे कहनी और बड़े गर्व के साथ कहनी कि आजकल आरएसएस के सुर बड़े बदले हुए हैं। जब से नौजवानों को हमने कैडेट दे दे के मूवमेंट में जोड़ने का काम किया है, जब से हमारी आंदोलन रैली में बड़े पैमाने पर नौजवान जय भीम का नारा लगाते दिखाई देते हैं, जब से पूरे देश में हमने समय समय पे, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का मामला हो, जब सीए एनपीआर एनआरसी आया, जब जामा मस्जिद पे आंदोलन हुआ, या उसके बाद साईं बाग बनाए गए, या जब आदिवासी भाइयों का मामला आया हमने मध्य प्रदेश के जरिए संघर्ष किया, या जब पिछड़े वर्ग के भाइयों का मामला आया मध्य प्रदेश में कि जब उनका आरक्षण 27% से कम करके 14% कम कर दिया गया, तो भीम आर्मी के साथियों को जो संघर्ष करना हमने सिखाया और ये बताया कि हमें बहुजन समाज बनाना है, हमें अल्पजन समाज के जरिए राजनीतिक शक्ति नहीं मिल सकती, तो हमें बहुजन समाज बनाना है, बिखरे हुए बांटे गए समाज को इकट्ठा करना है, उनकी लड़ाई को मजबूत करना है। जब इस लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम किया, उससे एक ताकत बनी। जब वो फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर और बिरसा के मूवमेंट पर
थोड़ा सा कुछ तकलीफ हुई है। आजकल वो लोग जो जाति व्यवस्था के पोषक हैं, जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जो मनुस्मृति के पालन करता है, जो चाहते हैं कि मनुस्मृति दोबारा लागू हो जाए, उनके बड़े बड़े नेता भी ये बात कर रहे हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर साहब ये कहे कि डसना बंद कर देना चाहिए, अब मैं दूध से काम चला लूंगा, तो हमारे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि सांप कभी दूध नहीं पीता, वो हमेशा डरता ही है। आज जो ये बात कह रहे हैं, हमें समझना है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज बहुजन समाज एकजुट होने का काम कर रहा है। हमें समझना चाहिए कि आज दुश्मन के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा, उसकी बातों में और उसके चरित्र में आज अलग अलग तरह के जो है व्यवहार दिखाई दे रहे हैं। उसकी कथनी और करनी आज अलग दिशा में दिखाई दे रही है। हमें इस बात पे सोचना चाहिए। तो जब मैं इस बात को सोचता हूं, तो आरएसएस के सबसे बड़े नेता के बारे में जब मैं सुनता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डरा डरा सा है। अगर वो डरा डरा सा है, तो इससे खुश होने की नहीं, इसमें नजर रखने की जरूरत है कि फिर से वो ऐसी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारे वोटों को छीनना चाहता है और हमें धर्म की लड़ाई में डालना चाहता है। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए जो तथागत बुद्ध ने भी कहा कि अपो दीपक भव, अपना दीपक सोम बनो। जो लोग आज भी आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, जो मटकी छूने पे आपकी हत्या कर देते हैं, वो लोग आपको राजसत्ता राजगद्दी पे नहीं बिठाएंगे। वो लोग, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास है, इस वोट के कारण आपकी बात कर रहे हैं, वो आपकी वोट को लूटना चाहते हैं। हमें लुटेरों से सावधान रहना है। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का स्मरण करने पे इस्तीफे की मांग करते हैं, मुकदमे की मांग करते हैं, आपको वो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो सकते हैं। जो लोग जिंदा रहते बाबा साहब की सब यात्रा निकालते हैं, जो लोग अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराने देते, आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उनकी फोटो लगा रहे हैं। हमारे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि उन्होंने किसी और तरीके से इस बार हमें बेवकूफ बनाने का इंतजाम किया है। हमें उनकी बेवकूफी में नहीं आना है। उसके साथ साथ अब समय आ गया है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, जिस समाज में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो समाज आजादी और अधिकार प्राप्त नहीं करता। क्योंकि मांगने सिर्फ भीख मिलती है। हम यहाँ सदियों ये उम्मीद करते रहे आजादी से पहले कि कभी लोग का दिल पसीजेगा, ये हमें इंसान समझ के इस देश की महिलाओं को इंसान समझ के उनको समान अधिकार देंगे, लेकिन हमेशा हम लोग ठगे जाते रहे। तो मैं आपसे कहता हूं कि अब आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा सपना, एक बड़ा विजन जो बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली इशारा करती है कि हमें जल्द से जल्द एकजुट होकर महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करके बहुजन समाज में भाईचारा बना के दिल्ली की गद्दी की तरफ भी अपनी दौड़ को लगाना चाहिए। क्योंकि असली ताकत वही रखी है। जिन परेशानियों को हम लोग कहते हैं परेशानी है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी निजीकरण हो रहा, निजीकरण करके सारे सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म किया जा रहा। सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, लगभग इस सरकार ने 1600 से ज्यादा स्कूल बंद करा दिए। जिस तरह से हम लोग कहते हैं और रोते भी रहते हैं कि एजुकेशन का बजट कम हो रहा है, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि
नाम पे रोजगार नहीं। जिस तरह से हम लोग ये भी परेशान रहते हैं कि कभी कभी मौत बनाने के नाम पे हमारे घरों से हमें निकाला जा रहा है, हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो मैं आपके सामने एक सवाल भी छोड़ता हूं कि सरकारें ये सत्ता के दम पे कर रही हैं या धर्म के दम पे? आप मुझे बताओ कि असली शक्ति धर्म में है या सरकार में? अगर मोदी जी सरकार में ना होते, प्राइम मिनिस्टर ना होते, तो उनका पूंजी मित्र क्या दुनिया में दूसरे नंबर पे चला जाता? आप अपने मन से सोचिए कि जो हमें पढ़ा गया कि राजनीति खराब है, राजनीति बुरी है, अगर राजनीति बुरी है तो इतने बड़े पैमाने पे इनके लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पढ़ते कम है, पूछते ज्यादा है, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारी परेशानियों का हल खोज सकती है। जब वो ये कहते हैं कि राजनीति में योगदान न करने का, राजनीति में योगदान न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। तो अगर आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी खूबी नहीं, हमारी कमी, क्योंकि हमने राजनीतिक व्यवस्था में वोट को अपनी ताकत नहीं, सिर्फ एक दिन का अवसर समझा कि इस दिन हमें कुछ पैसे या कुछ अवसर मिल जाएंगे, जिस दिन हम वोट की रक्षा सुरक्षा करने लग जाएंगे और वोट सोच को विचारधारा के आधार पर देने लग जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उस दिन हमारा हाथ इस देश में ऐसे नहीं रहेगा। उस दिन हमारा हाथ इस देश में ऐसे बन जाएगा, जिस दिन हमारा हाथ इस देश में ऐसे होगा, उस दिन साहब काशीराम में कहते हैं कि जो शासक वर्ग होते हैं उनकी बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं होते, उनकी ना कोई जमीनें छीनता, ना कोई उनकी हत्याएं करता, और ना ही वो किसी के आगे रोते चिल्लाते। तो मैं समझता हूं कि अगर हम देरी के कारण चुप हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदलेगा, तो हम अपने महापुरुषों को धोखा दे रहे। जो महापुरुष ये कह के गए हैं अपो दीपो भव, हम उनके संघर्ष को भी जो है धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जितने नौजवान साथी जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आए। और रही बात चुनाव की, तो एक सवाल मेरा आप सब लोगों के सामने है और जवाब आपके पास खुद ब खुद है कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और भारत में लोकतंत्र आए 72 साल हो गए हैं। आज भी हम लोग रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या इस लोकतंत्र में हमारे हिस्से में कुछ आया है? हर बार चुनाव होते हैं 5 साल में, कभी विधानसभा के फिर लोकसभा के। क्या आपकी जिंदगी बदली? क्या आपकी बुनियादी समस्याएं खत्म हुई? क्या जाति के आधार पर शोषण खत्म हुआ? क्या आपको समान अवसर मिले? तो मैं समझता हूं कि सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, चुनाव आते रहे, चुनाव जाते रहे, और हम वहीं के वहीं हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, यह हमें लोकतंत्र में मिला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनके हाथ में राज व्यवस्था होती है वो देने का काम करते हैं, और जो देने वाले होते हैं वो मालिक कहलाते हैं, और जो मालिक कहलाते हैं वो आदेश देते हैं, और जो आदेश देते हैं उनके आदेश का पालन होता है। जो आदेश उनके काम करते हैं उनको नौकर कहा जाता है, गुलाम कहा जाता है। वोट के जरिए हम लोग मालिक बन सकते हैं, लेकिन हम निजी स्वार्थ में पिछलग्गू बने हुए हैं। इस बात को भी हमें नकार के और बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम इस देश में गुलामी सहने के लिए नहीं, राज करने के लिए जन्म लिए हैं। मेरा नाम भी चंद्रशेखर आजाद है
आपकी अपनी परेशानियों की का हल आपको खुद अपने हाथ में ताकत लेके निकालना पड़ेगा। अगर दूसरे लोग निकालते तो आज तक निकल गया होता। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहां उपस्थित हमारे तमाम नेताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि वो आपसी मतभेद छोड़ के वो त्याग की भावना से महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि आपस में किसी बात पे मतभेद करके और अपने आंदोलन को पीछे खींचने का काम करें। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो व्यक्तिगत सम्मान और अपमान की परवाह न करते हुए वो मूवमेंट के सम्मान और अपमान की, मूवमेंट की तरक्की के बारे में भी सोचे। वो दूसरे लोगों से ये भी सीख ले कि वो अपने आंदोलन को कम संख्या होने के बावजूद भी ताकत में रखे हुए हैं और आपकी संख्या भी ज्यादा है, फिर भी आप इस देश में कमजोर शोषित गुलाम बने हुए हैं। इसका कारण हमारी जो छोटी सोच है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसको भी हमें नकारना पड़ेगा। हमें पैर पकड़ने की नहीं, आज अपने लोगों के हाथ पकड़ने की जरूरत है। एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं जब महाराष्ट्र आता हूं तो यहां से जो बल, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति लेके जाता हूं, उसके आधार पर जाके पूरे देश में काम करता हूं। मगर मैं ये भी सोचता हूं कि महाराष्ट्र के लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है भारत, जो सबसे जो है संघर्ष की भूमि रही महाराष्ट्र, वहां के लोगों ने जानने का मौका दिया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अपने त्याग, तमाम सुख त्याग के शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पहचान देने का काम किया, उस महाराष्ट्र की धरती जहां आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज जन्मे, उन छत्रपति साहूजी महाराज को जानने का मौका दिया। जहां महाराष्ट्र की धरती, जहां छत्रपति शिवाजी जैसे नायक पैदा हुए, ऐसे रहबरों, ऐसे महापुरुषों को जानने का मौका दिया। वो राजनीतिक रूप से कमजोर क्यों है, ये भी सोचने की बात है। और जब मैं देखता हूं तो मुझे एक ही कारण नजर आता है कि वो व्यक्तिगत लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई कम लड़ रहे हैं। वो बड़े पैमाने पे बटे हुए ज्यादा हैं, इकट्ठा कम है। तो मैं भीम आर्मी के बैनर पे आपसे निवेदन करूंगा कि संगठित रहकर ही हम इस देश में इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो आज का जो हालात है और कल जो होने वाला है, उसके जिम्मेदार हम भी होंगे। एक कहानी के साथ, क्योंकि कहानियां सीख देती हैं, मैं कैडर में भी इस कहानी को बताया करता हूं, यहां भी उस कहानी को बताना चाहता हूं कि ये कहानी हमारे लोगों को सीख दे। आज हालात बिल्कुल ऐसे हैं, एक तरफ भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और जिन हाथों को भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, वो हाथ भारतीय संविधान की रक्षा न करके वो राजनीतिक स्वार्थ में पिछलग्गू बनके आने वाली पीढ़ियों के वजूद को भी खत्म करने के सहयोगी बने जा रहे हैं। ये भी आज समझने की जरूरत है। तो मैं जो कहानी आपसे बता रहा हूं, वो कहानी सीख देती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं और एक छोटे से छोटा, जो उम्र में छोटा हो या कद में छोटा हो, लेकिन संघर्ष करना चाहता हो, एक ऐसा व्यक्ति भी जो है नई मिसाल पैदा कर सकता है। तो कहानी एक जंगल की है। एक जंगल में आग लग गई। उस जंगल में दो व्यक्ति मौजूद थे। एक बड़ा सा हाथी जिसकी क्षमता बहुत बड़ी और एक छोटी सी चिड़िया जिसकी
उसकी क्षमता बहुत छोटी सी है। जब जंगल में आग लगी, चिड़िया ने देखी, चिड़िया जितनी क्षमता उसमें थी वो तालाब के पास जाती, चोंच में पानी लाती और उस आग को बुझाने का काम करती। कई प्रयासों में भी आग नहीं बुझ रही थी। हाथी इस बात को देख के बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने जाती हुई चिड़िया को रोका और कहा कि चिड़िया, तुम जानती हो कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगी, तुम आग को नहीं बुझा पाओगी और तुम इस आग को बुझाने के चक्कर में जल जाओ, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाए। तुम आग बुझाने की बजाय अपनी जान बचाने का प्रयास करो। तो चिड़िया ने जो बात कही, उस चिड़िया होने के नाते वो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं शायद इस आग को ना बुझा पाऊं, लेकिन कुदरत ने तुम्हें ताकत दी है कि तुम इस आग को बुझा सकते हो। चिड़िया ने हाथी से कहा कि तुम में क्षमता है, तुम इतना पानी लाके जो क्षमता तुम पे है इस आग को बुझा सकते हो, लेकिन तुम बैठे तमाशा देख रहे हो। चिड़िया ने कहा कि मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को पढ़ेंगी कि जब जंगल जल रहा था तो ये क्षमतावान समाज बैठा क्या कर रहा था, और जब जंगल जल रहा था तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग क्या कर रहे थे। ये सवाल इतिहास आपसे पूछे कि जब आपके संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, तमाम ताकतें घुटने टेक चुकी थी, तो ये इतना बड़ा हाथी जैसा समाज क्या कर रहा था। अगर आप जिस संख्या में भारत में हो, अगर एक बार जोर से चिल्ला दो तो ये लोग बहरे हो जाएंगे, अन्याय अत्याचार करना तो दूर, ये आपकी तरफ आंख भी नहीं उठाएंगे। आपकी चुप्पी इनको बल देती है। मैं आपकी ताकत का एहसास करा रहा हूं कि एक बार आप 2 अप्रैल के दिन सड़कों पे आए थे, 2 अप्रैल 2018, और लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं झुकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकता, लेकिन मैंने देखा कि जब आप कीमत चुकाने पे आए, लड़ने पे आए, तो एक दिन में सुप्रीम कोर्ट भी झुकी और सरकार भी झुकी। तो आप अपनी क्षमता को पहचानो। इतिहास आपसे सवाल करेगा, आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आप तो समान अवसर में जिए, तब तो आप अच्छे अच्छे स्कूलों में बैठ के पढ़ते थे, तब तो आप बिस्लेरी का पानी पीते थे, तब तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, रेमंड की शर्ट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे। मेरे लिए क्या छोड़ के गए हो? मुझे यहाँ पढ़ने की आजादी भी नहीं रही, बोलने की आजादी भी नहीं रही, तो क्या उस हालात का सामना कर पाओगे? क्या उन बच्चों के सवालों का जवाब दे पाओगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज नहीं तो कल आपको खड़े होना है। जितना देर करोगे उतना नुकसान होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। समय चलता जाएगा, दुश्मन ताकतवर होकर आगे बढ़ता जाएगा और हमारे अधिकार खत्म होते जाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी हमारा और आपका जूतों से स्वागत करे। वो अपने घरों में हमारी तस्वीरें नहीं, जो तस्वीरें लगी होगी उन पर कागज पोंछने का काम करेगी कि नालायक लोगों की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों की जो कुर्बानियां थी वो भी व्यर्थ गई। मैं औरंगाबाद से जो महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, बलराज दाभडे जी, बाबू बागमेरे जी, राहुल मकासरे जी, जो शहर जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, मुझे आप लोगों के बीच में बात रखने का मौका दिया, क्योंकि समय कम है, मेरी फ्लाइट है और महाराष्ट्र की सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए कि मैं, क्योंकि मेरी रैली परसों को, मेरे साथी मुझसे कल कह रहे थे कि बारिश में आ जाओ,
तो मैं बारिश से तो नहीं डरता, क्योंकि मेरी 16 तारीख में रैली उज्जैन में लगी हुई है। मेरी रैली की खबर सुन के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गए थे और वहां गुप्त मीटिंग हुई आरएसएस के लोगों की। कल के अखबार में भी छपी हुई थी वो मीटिंग। एक आर्टिकल भी छपा, वो लोग रो रहे थे कि इसको भीम आर्मी को रोको, इसको बैन करो। तो मैं ये कहता हूं, एक भीम आर्मी को बैन करोगे 1000 भीम आर्मी खड़ी हो जाएगी। एक चंद्रशेखर आजाद की हत्या करोगे, 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी मां ने वो दूध नहीं पिलाया, अब तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को रोक सको। याद रखना मेरी बात को। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी से सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए और इन विदेशी वालों को जवाब देके इनको वापस वहीं पहुंचाने का काम करे, या फिर ये मानव बन के हमारे देश में शांतिप्रिय तरीके से रहने का काम करे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना और आप सभी को पुनः आपको 14 अक्टूबर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई। या ठिकाणी कार्यक्रमाचे सुंदरसे आयोजन केले असे प्रदेश अध्यक्ष प्राचार्य सुनीलजी वाकेकर सर, भीम आर्मीचे प्रदेश अध्यक्ष सीताराम गंगावणे जी,